नेक्स्ट इट इज अ केस ऑफ द पेनल मेजर्स। तो पेनल मेजर्स विलफुल डिफॉल्टर के केस में वहां पर लागू होंगी जहां पर लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पर पेनल मेजर्स लागू होंगी जहां पर विलफुल डिफॉल्ट हुआ है। इसी तरह से ये 25 लाख की जो लिमिट है वो जो भी इंस्टेंसेस आपने लगाने हैं साइफनिंग ऑफ के या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स के, वहां पर भी आप सेट कर सकते हैं। एंड पेनल मेजर्स में कौन कौन सी चीजें रहेंगी उनके बारे में देख लेते हैं। पहली चीज है कि जो भी यहां पर बैंक है या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे लिस्टेड जो विलफुल डिफॉल्टर्स है ना उनको किसी भी तरह की एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड इसी तरह से जो भी डिफॉल्टर है उसे डिबार किया जाना चाहिए कि उसे किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरफ से या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑन्ड एनबीएफसी की तरफ से या फिर किसी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। यानी कि अगर कोई भी नया वेंचर लगाना ना विलफुल डिफॉल्टर ने, एंड जहां पर जो क्वांटम है वो 25 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पर अगले 5 साल के लिए उसे किसी नए वेंचर के लिए कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से। एंड ये जो समय सीमा शुरू होगी ये फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट से शुरू होगी, यानी कि जिस डेट से जो डिफॉल्ट है वो विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में पब्लिश हुआ है इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस तारीख से लेकर अगले 5 साल तक के लिए कोई भी जो यहां पर लोन है वो नहीं दिया जाएगा। फर्दर इट इज रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसेस। तो आप लीगल प्रोसेस को भी साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो विलफुल डिफॉल्ट के केस में तो वैसे भी ज्यादा वेट करनी नहीं चाहिए कि आप मगजमारी करें कि आपने किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या रिकवरी करनी है। तो अब ज्यादा ना करते हुए लीगल प्रोसेस को इनिशिएट कर दीजिए जिसमें जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी शामिल रहेंगी जहां कहीं भी नेसेसरी है। एंड ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रहेंगी बोरोस के खिलाफ, गारंटर्स के खिलाफ हो सकती हैं। एंड फर्दर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है तो फोरक्लोजर के लिए एप्लीकेशन जो है वो दी जा सकती है ताकि रिकवरी की जा सके। इसी तरह से जो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें एक एक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए यहां पर कि जो भी मैनेजमेंट है विलफुल डिफॉल्ट बोरोर यूनिट की उसे चेंज किया जा सके। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि मैकेनिज्म क्या रहता है विलफुल डिफॉल्टर्स को आइडेंटिफाई करने का। तो जो कोई भी आपको एविडेंस मिला है विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ या फिर बोरोइंग कंपनी के खिलाफ, प्रमोटर या फिर होल टाइम डायरेक्टर के खिलाफ, वो यहां पर एक कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा जिसको हेड करती है कमेटी को। हेड कौन करेगा? जो भी ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एंड साथ के साथ 2 और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जीएम या फिर डीजीएम रैंक के इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसमें जो हेड होंगे वो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड साथ में यहां पर 2 सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे जीएम या फिर डीजीएम रैंक के, जो यहां पर विलफुल डिफॉल्टर की कमेटी में शामिल होंगे एंड उसे एग्जामिन करेंगे जो भी यहां पर सबूत आपके पास हैं रिगार्डिंग द विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, तो यहां पर जो कमेटी है वो इस चीज को कंक्लूड करेगी कि विलफुल डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर विलफुल डिफॉल्ट जो है वो यहां पर साबित हो जाता है तो उसके केस में एक शो कोज नोटिस जो है कंसर्न्ड बोरोर को या फिर प्रमोटर को, होल टाइम डायरेक्टर को वो भेजा जाएगा एंड फर्दर उनसे उनकी सबमिशन मांगी जाएगी कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एंड उनकी सबमिशंस को यहां पर कंसीडर करते हुए एक ऑर्डर यहां पर इशू किया जाएगा कमेटी के द्वारा जो विलफुल डिफॉल्ट का जो फैक्ट है उसे रिकॉर्ड करेगा एंड साथ के साथ जो भी रीजंस रहे हैं उनके बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आपने कमेटी फॉर्म कर ली जिसमें ईडी जो है वो चेयरपर्सन एंड साथ में जीएम डीजीएम रैंक के 2 सीनियर ऑफिसर शामिल रहेंगे जो यहां पर इस चीज के बारे में बताएंगे कि विलफुल डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर विलफुल डिफॉल्ट उन्हें लगता है कि हुआ है तो उसके केस में वो यहां पर जो भी कंसर्न्ड बोरोर है, होल टाइम डायरेक्टर है, प्रमोटर है, उनसे उनके बारे में पूछेंगे एंड फर्दर उनके यहां पर सबमिशन को कंसीडर करते हुए वो इस फैक्ट को एंड जो रीजंस हैं उन्हें यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर यहां पर कमेटी को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बोरोर को दी जानी चाहिए, प्रमोटर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को दी जानी चाहिए पर्सनल हियरिंग के लिए, तो वहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। एंड फर्दर जो ऑर्डर होगा कमेटी का, यानी कि जो पहली कमेटी बनाई गई है इसका जो ऑर्डर होगा ये दूसरी कमेटी के द्वारा यहां पर रिव्यू किया जाएगा जिसको हेड कौन करेंगे? जो चेयरमैन है या फिर सीईओ है, एमडी है। ठीक है, तो वो यहां पर इस ऑर्डर को यहां पर क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। यानी कि पहली कमेटी ने जो ऑर्डर पास किया है उसको रिव्यू किया जाएगा दूसरी कमेटी के द्वारा। एंड यहां पर सीईओ एमडी के अलावा यहां पर जो 2 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बैंक के वो शामिल रहेंगे एंड फर्दर इनके द्वारा जो ऑर्डर लिया जाएगा दैट विल बी फाइनल। एंड फर्दर इन केस जहां पर कोई प्रमोटर नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई कंपनी जहां पर प्रमोटर नहीं है या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है,
तो इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिफाइन करता है कि कोई भी होल टाइम डायरेक्टर जो है या फिर कोई केएमपी यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनेल जो है, अगर उसे स्पेसिफाई नहीं किया गया, ध्यान से समझिएगा, अगर होल टाइम डायरेक्टर को या फिर जो भी केएमपी है की मैनेजरियल पर्सन है उनको यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया, या फिर किसी डायरेक्टर को पर्टिकुलरली या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड के द्वारा अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो सभी डायरेक्टर्स जो हैं वो यहां पर इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि कोई भी डायरेक्टर जो यहां पर बोर्ड की प्रोसीडिंग्स में शामिल रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं, वो भी इसके दायरे में ही रहेंगे, यानी कि वो भी विलफुल डिफॉल्टर के दायरे में ही रहेंगे। ये नहीं कह सकते कि होल टाइम डायरेक्टर तो यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, कोई केएमपी तो यहां पर बनाया नहीं गया है, तो यानी कि जो लायबिलिटी रहेगी एज अ विलफुल डिफॉल्टर वो सभी डायरेक्टर्स के ऊपर बनी रहेगी। एंड बहुत ही रेयर केसेस रहते हैं जब एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर जो है उसे विलफुल डिफॉल्टर यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जहां पर आपको ये लगता है कि रीशेड्यूलिंग या फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग है या फिर जो रिहैबिलिटेशन है ये वायबल नहीं है एंड इसके साथ जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो वहां पर लेंडर को अब अपने ड्यूज रिकवर करने ही करने, तो वहां पर कुछ एक कंसेशन जो है वो लेंडर ऑफर कर सकता है बोरर को, एंड फर्दर कह सकता है कि मैं इस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। लाइकवाइज हो सकता है कि आपका जो डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट है, डीआई जो है, वो आपका पेंडिंग पड़ा था 57 लाख, आपने लोन दिया था कितना, 2 करोड़ का लोन दिया था, एंड उसके ऊपर आपका यहां पर 57 लाख जो है इंटरेस्ट पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, जो अभी डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट पेंडिंग आपका पड़ा है, जिसकी इनकम में आपने कंसीडर किया था लेकिन वो डिफॉल्ट होने के कारण बाद में इनकम से निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो भी एरियर्स हैं इंटरेस्ट के आप उनको छोड़ सकते हैं, या जो कोई भी पॉलिसी है बैंक की उसके हिसाब से यहां पर कुछ कंसेशंस जो हैं वो बोरर को दी जा सकती हैं, ताकि जो बैंक है उसके पास उसके फंड्स जो हैं वो रिकवर हो जाएं। सो बैंक को यहां पर लिबर्टी दी गई है कि वो अपनी खुद की गाइडलाइंस बना सकते हैं कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल्स के केस में। देन उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द लीगल एक्शन, तो जहां पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, यानी कि कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं बैंक के बीच में, बोरर के बीच में, वहां पर जो बैंक है वो लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू कर देता है, यानी कि बैंक ने अपनी रिकवरी तो लेनी ही लेनी है। तो यहां पर 2 तरीके की चीजें शामिल रहती हैं। एक तो है कि जहां पर गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल होगा, मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें क्या रहता है बेसिकली कि जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो रिकवरी के प्रोसेस में यहां पर हेल्प करते हैं। दूसरा रहता है सिविल लिटिगेशन। सिविल लिटिगेशन के केस में अगर कोई नॉन पेमेंट रहती है, यानी कि डेप्ट को चुकाया नहीं गया, तो वहां पर लैंडर्स को अब ये क्या चीज क्या रहती है कि लैंडर चाहते हैं कि उनका पैसा जल्दी से वापस आ जाए एंड कम से कम उसके ऊपर खर्चा आए। तो यहां पर वो जिन एसेट्स के ऊपर चार्जेस क्रिएट किए थे उनका पोजेशन लेना चाहते हैं एंड उनसे लोन को अपने रिकवर करना चाहते हैं उनको बेचते हुए। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जब भी यहां पर कोई सिविल सूट या फिर जो लिटिगेशन है उसे फाइल अप किया जाता है, तो आपने हर एक स्टेज पर किन किन प्रिकॉशंस को लेना है एंड फर्दर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, दैट इज द प्री फाइलिंग स्टेज। तो प्री फाइलिंग स्टेज में आपने सबसे पहले करना है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके केस में आपने पहली चीज देखनी कि कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ना किया गया हो, एंड फर्दर अगर कोई गलती हुई भी है तो उसे यहां पर रेक्टिफाई किया जाए। जो भी करेक्शंस हैं, जो भी करेक्शन की है, जो भी गलतियां थी जिनको आपने करेक्ट किया उनको ऑथेंटिकेट किया जाए। फर्दर जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें प्रॉपरली स्टैंप किया जाए। जिन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी थी उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के पास रजिस्टर करवाया जाए, एंड फर्दर ये चीज चेक की जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो इन्फोर्सेबल हैं भी या नहीं है, यानी कि कहीं टाइम बार तो नहीं है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर तो नहीं हो गया। यानी कि आपने एडवोकेट के पास डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने से पहले इन चीजों को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एसेट्स ओन्ड बाय द बोरोअर्स और गारंटर्स और लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज्ड बोरोअर। तो अगर बोरोअर की डेथ हो गई है तो उसके केस में जो लीगल हेयर्स हैं उनके एसेट्स, एंड फर्दर अगर बोरोअर जिंदा है तो बोरोअर के अपने एसेट्स एंड गारंटर के एसेट्स, या फिर जो भी सिक्योरिटी है उनकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड। सो जो कोई भी सिक्योरिटी, जो कोई भी एसेट यहाँ पर बोरोअर के नाम में, गारंटर के नेम में, या फिर अगर बोरोअर की डेथ होगी तो उसके लीगल हेयर्स के नेम में है,
उन सभी की जानकारी आपको जुटानी है। आप उनके लिए विजिट कर सकते हैं बोरोर के पास, गारंटर्स के पास, एंड उनसे इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहां पर ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार यहां पर जो रिलेशन है आपका, यानी कि बीइंग अ बैंकर, आपका जो रिलेशनशिप है बोरोर के साथ, जब वो स्ट्रेंड हो जाता है, स्ट्रेंड कहने का मतलब जब आप कोर्ट कार्रवाई के चक्कर में पड़ जाएंगे तो नॉर्मल सी पर्सन आपके साथ डील नहीं करेगा, बोरोर आपके साथ डील नहीं करेगा, तो आप इस इंफॉर्मेशन को जुटा नहीं पाएंगे। एंड फर्दर इसके साथ क्या रहता है कि आप डिक्री में प्रॉपरली यहां पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली बताना पड़ता है कि कौन कौन से एसेट्स यहां पर बोरोर के पास एग्जिस्ट करते हैं जिनको अटैच किया जा सकता है। यानी कि एक तो वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी चार्ज क्रिएट कर रखा है, एंड दूसरा इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं जो बोरोर के नेम में या फिर गारंटर्स के नेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन इट इज अ सेट ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेस एंड द सेल ऑफ प्लेज गुड्स। यानी कि अगर बैंक के पास मान लीजिए यहां पर टर्म लोन दिया था बैंक ने, एंड साथ के साथ बैंक के पास सेविंग फंड अकाउंट भी है, बैंक के पास उसी पर्सन का प्रोप्राइटरशिप यहां पर करंट अकाउंट भी है, तो यहां पर इनके जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं इनको यहां पर डेबिट करते हुए राइट ऑफ सेट ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है कि टर्म लोन में यहां पर पैसा डाल दिया जाए। इससे बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए पहले जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था यहां पर टर्म लोन का, डेट वाज 50 लाख रुपीज, डेट वाज 50 लाख रुपीज, एंड यहां पर करंट अकाउंट में पड़ा था 1 लाख रुपया, एंड यहां पर करंट अकाउंट में पड़ा था 1 लाख रुपया, एंड सेविंग फंड अकाउंट में भी 1 लाख पड़ा था। तो अल्टीमेटली इसके साथ आपका क्या होगा, जो यहां पर आपका टोटल ड्यू अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट है, वो यहां पर आपका कम हो जाएगा। ठीक है। एंड इसी तरह से अगर बैंक के पास कोई प्लेज्ड यहां पर गुड्स यहां पड़ी हैं, प्लेज्ड गुड्स पड़ी हैं, तो बैंक यहां पर प्लेज का नोटिस सर्व करते हुए सिंपली गुड्स को बेच सकता है एंड यहां पर कुछ एक अमाउंट को अपने रिकवर कर सकता है। ठीक है। इससे आपका जो अमाउंट है जिसके लिए आपने केस लगाना है कोर्ट में वो कम हो जाएगा, इसके साथ ही उसकी जो कोर्ट फी है प्लेंट के ऊपर जो लगेगी वो भी कम हो जाएगी। देन इट इज डिटर्मिनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर फाइलिंग सूट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने केस फाइल कहां पर करना है। कहीं ये ना हो कि आप गलत कोर्ट में केस फाइल कर दें, तो इस फैक्ट को आप अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करेंगे एंड इस चीज को भी असर्टन करेंगे कहां पर आपने केस लगाना है। यूजुअली जो प्लेस ऑफ कोज ऑफ एक्शन होता है, या फिर जहां पर जो पार्टीज हैं उनका रेजिडेंस है, या फिर जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है, जहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे एज ए सिक्योरिटी ऑफर किया गया है, इनके हिसाब से जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिसाइड होती है। मॉर्गेज सूट के केस में जो लोकेशन रहती है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन वहां पर डिसाइड होती है। ठीक है। देन इट इज जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, कोजेज ऑफ एक्शन। तो यहां पर जरूरी है कि जितने भी पर्संस रिलेटेड है सूट से रिलेटेड, उन सभी को यहां पर शामिल किया जाए। यह भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर एक सीसी लिमिट दी गई थी बोरोर को जिसमें यहां पर गारंटर था पर्सन ए, एंड टर्म लोन दिया गया जिसमें पर्सन यहां पर गारंटर था बी। ठीक है। अब यहां पर आपने एक ही सूट फाइल करना है, सो डिफरेंट गारंटर्स को आपने यहां पर डील करना है। तो यहां पर आपको बेसिकली केस फाइल करते हुए आपको ये अप्रोप्रिएटली बताना पड़ेगा कि यहां पर जो ये गारंटर है इसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस सीसी लिमिट के केस में, एंड फर्दर यहां पर जो पर्सन भी है इसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस टर्म लोन के केस में है। सो ऐसे जो सिचुएशंस होंगी यू हैव टू डिस्कस विद द लीगल डिपार्टमेंट, जो भी आपके बैंक का लीगल डिपार्टमेंट है या फिर जो एडवोकेट है उनके साथ आप पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द सर्विंग द रिकॉल नोटिस ऑन बोरोअर्स, गारंटर्स, लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज्ड बोरोअर्स और गारंटर्स। तो कहने की बात है जब भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू होता है ना, अब आपका अमाउंट हो गया एनपीए, आपका अकाउंट हो गया एनपीए, अब आपने जाना है कहां पर, कोर्ट में जाना है। तो कोर्ट में जाने से पहले एक बार तो आपको पूरी की पूरी रिकवरी शो करनी पड़ेगी ना कि आपने रिकवरी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो यहां पर बोरर को या फिर गारंटर को दिया है। तो अगर तो बोरर गारंटर जिंदा है तो उनको, अगर वो मर चुके हैं तो उसके केस में जो उनके लीगल हेयर्स हैं उनको ये रिकॉल नोटिस जाना चाहिए। तो यहां पर रिकॉल नोटिस का मतलब क्या रहता है कि जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है प्लस जो भी एरियर है इंटरेस्ट का, जो भी यहां पर ड्यू है, जो पेनल्टी आपने लगानी है वो अमाउंट ड्यू है, तो यहां पर उस सभी अमाउंट्स को प्लस जो भी आपके लीगल चार्जेस ड्यू हैं, यानी कि टोटल आपका मेमोरेंडम अमाउंट जितना भी एग्जिस्ट करता है लोन में, उन सभी अमाउंट के लिए आप रिकॉल करेंगे कि बोरोर ने या गारंटर ने ये पैसे पे करने हैं, एंड इसके रिगार्डिंग आप उन्हें एक सफिशिएंट टाइम देंगे, आप उन्हें एक सफिशिएंट टाइम देंगे कि आप इतने समय में ये जो पैसे हैं इन्हें वापस कर दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाएगी। अब अगर तो बोरोर आता है इन बिटवीन द टाइम तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप यहां पर कोर्ट में जा सकते हैं। एंड फर्दर जहां पर आपने सूट फाइल करना है अगेंस्ट द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वहां पर आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ता है एज पर द सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी। तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है अगर आपने यहां पर सूट फाइल करना है अगेंस्ट द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट।
लेकिन जहां पर अर्जेंसी है तो वहां पर कोर्ट की परमिशन को लेते हुए जो ये रिकॉल नोटिस है इसको यहां पर डिस्पेंस भी किया जा सकता है। देन इट इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट बेसिकली एक तरह की एप्लीकेशन रहती है जो आप कोर्ट में जमा करवाते हैं। तो पूरी की पूरी डिटेल्स जो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हैं जिनके कारण आप सूट फाइल करने वाले हैं, उन डिटेल्स को आप फाइल करेंगे किसके पास? अपने एडवोकेट के पास। फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप पूरी की पूरी जो लोन फाइल है वो यहां पर विद एक्नॉलेजमेंट किसको दे देंगे? एडवोकेट को दे देंगे। एंड साथ की साथ उनकी जो जीरोक्स कॉपी अपने पास ब्रांच पे रख लेंगे। एंड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, जिनको एनफोर्स करना है, उन सभी चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर किन चीजों के लिए आपने प्रे करना है, प्रे का मतलब है कि आप क्या राहत चाहते हैं कोर्ट की तरफ से, ठीक है, उसके बारे में है। देन इट इज रिगार्डिंग द इवेल्युएट द नीड कि किन प्रॉपर्टीज को आपने अटैच करना है, क्यों अटैच करना है, क्या रीजन रहे हैं एंड क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो यहां पर सभी चीजें जो है ना, यहां पर आप पूरे के पूरा जो सेट है वो यहां पर अपने एडवोकेट को दे देंगे। एंड फर्दर इट इज रिगार्डिंग द अनचार्ज्ड इंटरेस्ट। अनचार्ज इंटरेस्ट का मतलब रहता है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2018 को आपका लोन अकाउंट हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। अब यहां पर जितना भी डीआई था, यानी कि जितना भी डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट था, डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आपने अकाउंट में डेबिट तो कर दिया है लेकिन अभी उसको पे ऑफ नहीं किया गया, बोरोर ने उसके पैसे जमा नहीं करवाए, तो वो क्या है? आपका डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट है। तो डी रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट को आप क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अपने क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एंड लोन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो डीआई को रिवर्स किया जाता है। तो लेकिन जब आपने केस फाइल करना है तो उसमें डीआई प्लस जो भी आपका उसके बाद एरियर ऑफ इंटरेस्ट है, एरियर ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस जो भी आपके चार्जेस पेंडिंग है, अगर कोई आपके चार्जेस हैं वो पेंडिंग है, जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट हो सकती है या फिर एनुअल चार्जेस हो सकते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस हो सकते हैं जो आपके पेंडिंग है। प्लस इसके अलावा अगर कोई लीगल चार्जेस, अगर आपने कहीं और पैसा लगाया, पहले लीगल नोटिस लगाया या और कुछ किया, तो उनके जो चार्जेस पेंडिंग है, ये सारा अमाउंट यहां पर क्या करेंगे? आप ऐड अप करेंगे। ये सारा आप अमाउंट यहां पर ऐड अप करेंगे एंड इसमें आउटस्टैंडिंग जो भी आपका अमाउंट है उसमें ऐड होगा, ठीक है। देन इट इज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट। अब आपकी प्लेंट तो तैयार होगी, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे आपने सब तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करवाना होता है, यानी कि आपका जो भी लीगल डिपार्टमेंट है बैंक का, उससे आप इस प्लेंट को क्या करवाएंगे? वेरीफाई करवाएंगे। एंड फर्दर जो कोर्ट फी है प्लेंट के ऊपर उसे वेरीफाई करेंगे एंड जो भी रिक्विजिट अमाउंट है विद द एक्नॉलेजमेंट वो एडवोकेट को ट्रांसफर कर देंगे।